Good morning, students. Today we are going to start a new new unit of class 11th, thermodynamics. What is the meaning of thermodynamics? It deals with the various forms of energy and their इंटरकन्वर्जेंस। इसका मतलब ये है, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ की स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लें, इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। जैसे मान लीजिए सिस्टम। व्हाट इज़ सिस्टम? सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है एनीथिंग रियल in universe is considered as a system। यानी कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो रियल है यूनिवर्स में, उसको हम क्या मान सकते हैं? सिस्टम। और दूसरी चीज़ ये है कि सराउंडिंग, इसको छोड़ के जो भी कुछ होगा क्या होगा? सराउंडिंग। यानी कि एवरीथिंग एक्सक्लूडेड सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम को छोड़कर जो भी कुछ होता है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं। हम किसी भी चीज़ को सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं और उस सिस्टम को छोड़कर सभी चीज़ें क्या होती हैं? सराउंडिंग। अब इनके बीच में होता है बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर का क्या मतलब होता है? बाउंड्री लेयर का मतलब होता है इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी बाउंड्री लेयर क्या करती है कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सिस्टम मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाहर जो भी कुछ है वो हमारा क्या माना जाएगा? सराउंडिंग। और ये उसकी हो गई बाउंड्री लेयर। अब बाउंड्री लेयर दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है और दूसरी मूवेबल होती है। एक तो होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है मूवेबल। ये दो तरह की हम लोग जो है बाउंड्री लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप कितने टाइप का होता है? सबसे पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने टी ले ली, 3 कप के अंदर अगर मैं चाय ले लूं तो उसमें एनर्जी और मास दोनों का ही ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ही क्या हो जाए? ट्रांसफ़र। यानी कि विच कैन ट्रांसफ़र, ऊपर लिख रहा हूँ, बोथ एनर्जी एंड मास। यानी कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ही ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। इसका एग्जांपल होता है टी इन अ कप। अगर किसी कप के अंदर टी है तो उसमें एनर्जी भी बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर भी आ सकती है, और मास भी उसका बाहर जा सकता है, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जांपल होता है? टाइप वो ओपन सिस्टम का, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा हम देख रहे हैं इसका मतलब होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है विच कैन ओनली ट्रांसफ़र एनर्जी और मास। एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, विच कैन ओनली ट्रांसफ़र एनर्जी। जैसे इसका मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टी इन क्लोज्ड कप। अगर किसी कप के ऊपर अगर प्लेट को रख दिया जाए तो जब हम किसी
कप के ऊपर प्लेट रख देते हैं तो उससे क्या होता है, चाय जो कप के अंदर प्रेजेंट होती है तो उससे क्या होगा कि एनर्जी तो बाहर जाएगी लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी कि ये केवल एक ही स्टेट को बाहर करता है या उसके अंदर लेता है और वो हमारा क्या होता है, ओनली एनर्जी। तो ये हमारा कैसा हो जाता है सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और इसके बाद जो लास्ट में होता है वो होता है एडियाबैटिक सिस्टम, या फिर मैं इसको आइसोलेटेड सिस्टम कह देता हूँ। ये होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है विच कैन नाइदर बोथ एनर्जी एंड मास। यानी कि इनमें दोनों का ही ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और ना ही मास का। जैसे इसका एग्जांपल है टी इन अ थर्मस। थर्मस के अंदर अगर मैं चाय को रख दूंगा तो उससे क्या होगा कि थर्मस के अंदर से एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर से अंदर भी नहीं आ पाएगी, और ना ही उसका मास का ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें सबसे देखो परफेक्टली आइसोलेटेड तो कोई नहीं होता, लेकिन जो थर्मस हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो थर्मस में से बहुत कम टाइम के बाद में, बहुत लंबे समय के बाद में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से परफेक्टली आइसोलेटेड तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये है कि ये फिर भी काफ़ी हद तक आइसोलेटेड करता है। तो इसका एग्जांपल हो जाता है टी इन अ थर्मस, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल्स। थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल्स में क्या होता है, इट कैन डिफाइन अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल्स। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, ये सभी आपके क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल्स को। यानी कि अगर मैं इनको चेंज करूं तो सिस्टम में कुछ भी चेंज हो सकता है। इसमें पहला देख रहे हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। यानी कि ये वही आपके वेरिएबल्स होते हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते हैं। जैसे डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, H2 माइनस H1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जो केवल फाइनल और इनिशियल स्टेज पर डिपेंड करते हैं उन्हीं को कहा जाता है स्टेट फंक्शन। जैसे डेल्टा V, V2 माइनस V1, डेल्टा E एनर्जी चेंज, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको E2 माइनस E1 कह सकते हैं। डेल्टा S एंट्रोपी चेंज, S2 माइनस S1, डेल्टा T T2 माइनस T1 टेम्परेचर चेंज। तो ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे इनिशियल और केवल फाइनल स्टेज पर, और इन्हें किसी से मतलब नहीं है। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं केवल पाथ पर, और ये दो ही होते हैं वर्क एंड हीट, ये केवल पाथ पर डिपेंड करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इंटेंसिव का मतलब विच आर इंडिपेंडेंट ओवर मास, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल क्या है, जैसे डेंसिटी, ये मास पर डिपेंड नहीं करेगी। प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सभी जो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं और ये मास पर डिपेंड नहीं करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये मास पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, ये सभी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे करके करूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक रूम है, अब मैं इसको हाफ कर दूं तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हाफ हो जाएंगी। एक तो अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर मोल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स N से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ ले लेता हूँ डेंसिटी, यहाँ ले लेता हूँ प्रेशर, यहाँ ले लेता हूँ टेम्परेचर, यहाँ ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर मैं ये भी चीज़ें मैं एज्यूम कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस रूम को हाफ़ कर दूँ तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हाफ़ हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो इसमें हाफ़ हो जाएगी, अगर मैंने इस रूम को हाफ़ कर दिया तो मोल हाफ़ हो जाएंगे, लेकिन डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
फ़र्क पड़ जाएगा एंट्रोपी पर। अभी एंट्रोपी आपने पढ़ा नहीं है। एंथैल्पी एनर्जी होता है और इंटरनल एनर्जी भी। तो ये चीज़ें आपकी जो हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें जो हैं वो मास पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने इस रूम के अंदर इन चीज़ों को एज्यूम किया हुआ है तो जो चीज़ें हाफ हो जाएंगी वो हमारी मास पर डिपेंड करती हैं, और जो चीज़ हाफ नहीं हो पाएंगी वो मास पर इंडिपेंडेंट होती हैं, मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के टाइप। फर्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल। नेम से ही पता लग रहा है आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो। डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई ऐसा प्रोसेस होता है जो आइसोथर्मल है तो उसके लिए डेल्टा टी जीरो होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, यानी डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब प्रेशर में चेंज जीरो हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इसमें Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। कहीं पर भी अगर Q इक्वल टू जीरो है इसका मतलब प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है आइसोथर्मल, सेकेंड आइसोकोरिक, आइसोबारिक और ये एडियाबैटिक। अगर कहीं पर भी हीट चेंज, हमारा जो हीट है वो जीरो हो जाए तो इसका मतलब एडियाबैटिक होगा। कहीं प्रेशर में चेंज जीरो हो जाए तो आइसोबारिक, कहीं वॉल्यूम में चेंज जीरो हो जाए तो आइसोकोरिक, और कहीं टेम्परेचर में चेंज जीरो हो जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद आती है साइकिल, यानी कि एक से ज़्यादा अगर प्रोसेस आपस में मिल जाएं तो उसको कहते हैं साइकिल, यानी कि इट इज़ मेड ऑफ 2 और मोर प्रोसेस। एक से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस अगर आपस में मिल गए तो हम उसको कहते हैं साइकिल। साइकिल 2 तरह की होती है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस हुआ, जैसे ये ए प्रोसेस है, इसके बाद ये दूसरा प्रोसेस हुआ, लेकिन ये आपस में इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम नहीं हो पाई, दोनों डिफरेंट रहीं। तो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज आर नॉट सेम, तो हम इसको कहते हैं ओपन साइकिल। और इसमें इनिशियल ये हो गई, अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये वापस इसमें आ गया, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेज इसमें कैसी होती है, सेम। तो इसको हम कहते हैं क्लोज साइकिल, क्योंकि ये क्लोज्ड हो गई। ऐसे भी हो सकती थी, ये इस तरीके से लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, मतलब एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आ गया। तो अगर ये इनिशियल फाइनल स्टेज सेम हो जाएं तो हम कहेंगे क्लोज साइकिल, और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं ओपन साइकिल। तो ये 2 तरह की साइकिल होती है। हीट एंड वर्क। हीट क्या होता है, इट इज़ अ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम कहते हैं हीट। और हीट कैसी फॉर्म है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ मैंने ले ली है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक मैंने इसके ऊपर कोई आर्टिकल रख दिया जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। तो ये जो हीट है वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र है, किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसकी वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा इसी को हम कहते हैं हीट। और ये कैसी फॉर्म है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म। आप इसको कहीं पर भी रखते हैं। अच्छा, वर्क क्या होता है, इट इज़ अ एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू एनी मीन्स अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी और चीज़ से अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको कहा जाता है वर्क। अब वर्क ऑर्डर्ड फॉर्म होता है एनर्जी का, ठीक है ना। इसके बाद है हीट कैपेसिटी, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी कि हम 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने में जितनी हीट
रिक्वायर्ड होती है उसी को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। और ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ही ज़्यादा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और इसका फॉर्मूला होता है C=Q/Δt। ये इसका फॉर्मूला होता है और इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन। एंड ये जो आपका एनर्जी आई है ये जूल में और ये डेल्टा टी केल्विन में होगा। इसके बाद है मोलर हीट कैपेसिटी, इसको Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह ये हीट कैपेसिटी ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये हमारी हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें मोल्स को आपने फिक्स कर दिया प्रॉपर्टी, इसमें आपने क्या कर दिया? मोल्स को फिक्स कर दिया, इसीलिए मास पर डिपेंड नहीं करेगी। ये भी वही चीज़ होती है, इट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन फॉर 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड में 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने में रिक्वायर्ड हीट होती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी उसी हिसाब से होगा, Cm=Q/N शामिल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल डेल्टा टी। इसका यूनिट में भी आ जाएगा मोल, जूल पर केल्विन। और ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव, क्योंकि आपने किसको फिक्स कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स को, इसीलिए हम इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जबकि हीट कैपेसिटी हमारी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन फॉर 1 ग्राम कंपाउंड। फॉर 1 ग्राम कंपाउंड, 1 ग्राम कंपाउंड को 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने में रिक्वायर्ड एनर्जी ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। S=Q/M डेल्टा टी। M का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ जो भी आपका कंपाउंड है वो, जूल पर ग्राम केल्विन होगा इसका। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये IUPAC कन्वेंशन है वर्क और हीट के लिए। अब मैं अगर बात करूं कि अगर हीट लॉस बाय सिस्टम, यानी कि किसी सिस्टम से, ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम से Q बाहर जा रही है, यानी कि एनर्जी जो है, हीट जो है वो बाहर जा रही है, तो उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव साइन होगा। ठीक है ना? जो हीट का साइन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन कब? जब हीट सिस्टम से बाहर जा रही है। और अगर हीट सिस्टम गेन कर रहा है, यानी कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए? बाहर से हीट अंदर आ रही है, तो साइन होगा पॉजिटिव। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर हीट लॉस हो रहा है सिस्टम से तो साइन नेगेटिव, और गेन कर रहा है तो पॉजिटिव। इसी तरह से वर्क में होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम पर काम किया, सिस्टम से काम किया जा रहा है, यानी कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे गैस ले लूँ ये, और अगर ये सिस्टम मतलब जो गैस है ये इस पर काम कर रही है, तो ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सपेंशन। क्या होगा ये? एक्सपेंशन। मतलब गैस जो है वो वर्क कर रही है, ऊपर को उठा रही है इसको, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा और इसका साइन होगा नेगेटिव। ठीक है? किसका साइन होगा? वर्क का साइन। अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? गैस वर्क कर रही है, गैस जो है वो उसको ऊपर के लिए उठा रही है। ऐसे कैसी? वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर मान लीजिए गैस ली हुई है मैंने और इस सिस्टम पर अगर मैंने वर्क किया हुआ है तो उसका साइन होगा पॉजिटिव, और उसको हम क्या कहेंगे? कंप्रेशन। मतलब इसको दबाया जा रहा है, यानी कि बाहर से वर्क किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा? अंदर से वर्क किया जा रहा है, गैस वर्क कर रही है। इसमें गैस वर्क कर रही है जबकि इसमें गैस पर वर्क किया जा रहा है, तो दोनों के साइन में डिफरेंस है। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसका न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा यूज है। इसके बाद देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से एक गैस ले लूँ, ऊपर मैंने इसके पिस्टन लगा दिया है, ठीक है ना। अब इस पर मैंने क्या किया? एक्सटर्नल प्रेशर लगाया,
या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके ऊपर 1 1 करके क्या डाल देता हूँ, मॉलिक्यूल। जैसे मैंने डस्ट पार्टिकल डाल दिया मान लीजिए, तो ये क्या होगा कि पहले तो इस तरह से होगा ये पिस्टन ये, और उसके बाद क्या होगा, जैसे इसके ऊपर मॉलिक्यूल आएगा ये फिर नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसका वेट बहुत कम होगा मॉलिक्यूल का। तो पहले ये नीचे आएगा फिर ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे होगा फिर ऊपर हो जाएगा। तो इसमें ये होगा, यानी कि प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो आप, सही है, और नीचे से अपोजिंग प्रेशर लग रहा है। ये कैसा प्रेशर है, अपोजिंग, या फिर मैं इसको अपोजिंग फोर्स बोल दूं और इसको मैं बोल दूं ड्राइविंग फोर्स। ये हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स या फिर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप, यानी कि आप एक एक करके मॉलिक्यूल डालते जा रहे हो, तो ये पूरा जो प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इनफाइनाइट स्टेप में होगा और इनफाइनाइट टाइम्स में होगा। यानी टाइम भी बहुत लगेगा, एक एक करके आप मॉलिक्यूल डाल लो, ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, यानी कि जो ऊपर से लगने वाला फोर्स है मतलब P एक्सटर्नल माइनस P अपोजिंग फोर्स, ये फोर्स जो है इनका जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमल 0 के बराबर है। यानी कि इसको मैं क्या मान लूँ यहाँ पे dt, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ये बहुत कम डिफरेंस है, वेरी स्मॉल, बहुत कम डिफरेंस होता है, और ये बार बार हर स्टेप इसका इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी कि ऊपर से नीचे आया, एक मॉलिक्यूल आया, ऊपर से नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, ये बार बार इस तरह से होता जाएगा एक एक करके अगर आप मॉलिक्यूल डालते रहेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स में होगा और इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा। और इनका जो प्रेशर का डिफरेंस है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स है, इनका जो डिफरेंस होगा ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। जबकि इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल में क्या होगा कि आपने यहाँ पर इस तरह से ये पिस्टन लगा दिया, नीचे गैस लगा दी, अब इस पर मैं बहुत ज़्यादा मास का एक यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे रख दूँ मैं m मास का, सडनली ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, सडनली क्या जाएगा ये नीचे। तो इट अकर्स इन फाइनाइट स्टेप, बहुत मतलब इनफाइनाइट में नहीं होगा, किसी 1 या 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत कम इसमें टाइम भी लगेगा। यानी कि मैं अगर फाइनाइट स्टेप में है तो जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेचर जो टाइम होगा इसमें वो भी कैसा होगा, फाइनाइट टाइम। और इनमें जो डिफरेंस होगा यानी कि ऊपर से लगने वाला P एक्सटर्नल मतलब ड्राइविंग फोर्स और नीचे से लगने वाला अपोजिंग फोर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा P एक्सटर्नल माइनस P अपोजिंग, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। कैसा होगा, ये लार्ज होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने dt लिख दिया है, dp होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, जबकि इसमें कैसा होता है, वेरी स्मॉल। तो यही होता है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस तो होते हैं इनफाइनाइट स्टेप और इनफाइनाइट टाइम में, और इनके जो ऊपर से लगने वाला जो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है और नीचे से लगने वाला अपोजिंग फोर्स है, इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, जबकि इसमें बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, एक ही बार में हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस।